स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स जो कि आने वाली परीक्षाएं लाइक है सुपर टेट, एलटी ग्रेड, केवीएस, पीसीएस, लेखपाल भर्ती और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भारत के जो जाने माने गणितज्ञ हैं उनमें श्रीनिवास रामानुजन जी का भी नाम आता है और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। इनकी डेथ हुई थी 26 अप्रैल 1990 में। और साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को रामानुजन की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और तभी से इस दिन को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना कि गणित दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और ये श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन होता है 22 दिसंबर। इनका जन्म 1887 में हुआ था। तो गणित दिवस कब मनाया जाता है ये पहला क्वेश्चन होगा और सही जवाब है ऑप्शन डी। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक एक किताब आई है। दोस्तों प्रश्न ये है कि ये किताब किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये जो किताब है ये लिखी गई किसके द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 2014 में। और इनका एक एनजीओ भी है। देखो मैं देख चुका हूँ कि कई बार इनके एनजीओ का नाम भी पूछा जाता है। तो इनका जो एनजीओ है फ्रेंड्स उसका नाम याद रखना आप। एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। इनका जो एनजीओ है कैलाश सत्यार्थी जी का उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। और इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 2014 में। इन्होंने ये किताब लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस किताब का जो विमोचन है वो वर्चुअली किया गया है और विमोचन किया था भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने। और ये जो किताब है उसको प्रकाशित किया है किसने। प्रभात प्रकाशन ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा कि 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। बात यहाँ पर फुटबॉल की हो रही है। फुटबॉल में 50 गोल दर्ज करने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं ये हैं सुनील छेत्री। कौन है। सुनील छेत्री। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान में जो इंडियन सुपर लीग चल रहा है जिसको आप आईएसएल कहते हैं। तो आईएसएल में गुरुवार को मुकाबला था बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी का। तो बेंगलुरु एफसी के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री जी इन्होंने 50 गोल करके एक इतिहास दर्ज कर दिया है। एक इतिहास बना दिया है। ये जरूर याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनील छेत्री टूर्नामेंट में 50 गोल का योगदान करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। तो सही जवाब इसका बनेगा सुनील छेत्री। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश में बिना किसी विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए सभी ग्राम सभाओं में वरासत अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो अभियान है ये 2 महीने के लिए चलाया जा रहा है और इसको जो है उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है। याद रखना इसको। योगी सरकार ने आपकी ज़मीन आपका अधिकार सबको मिले अपना उत्तराधिकार। आपकी ज़मीन आपका अधिकार सबको मिले अपना उत्तराधिकार। इस संकल्प के साथ 2 महीने का ये विशेष जो अभियान है 2 मंथ का इसे चलाया है। और इस अभियान के दौरान यूपी में कुल 1,08,000 राजस्व गांव में कई सालों से लंबित पड़े वरासत के मामलों का निस्तारण होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बताया कि इस वरासत अभियान के तहत गांवों में उत्तराधिकार को लेकर होने वाले ज़मीनों के विवाद को जल्दी खत्म किया जाएगा। इस अभियान के दौरान किए गए विवादों के निस्तारण के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इसका सत्यापन करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न होगा कि महिलाओं के लिए बीसी सखी, बीसी मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी योजना किस प्रदेश में लॉन्च हुई है। ये योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश में और इसका उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाओं को रोजगार भी मिले और महिलाएं जो हैं वो आम जन तक बैंकों की जो सेवाएं हैं उसको पहुँचा सकें। तो बीसी सखी योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से प्रोफेसर सुब्रतकर और श्रीनिवास कर्णम दोनों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर जो पहला पुरस्कार है वो मिला है श्रीनिवास कर्णम को। दूसरा पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर सुब्रतकर को मिला है। ठीक है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2017 से की गई है। श्रीनिवास कर्णम बेंगलुरु के हैं और प्रोफेसर सुब्रतकर जो हैं ये नई दिल्ली के हैं। तो दोनों को संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित
किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस प्रदेश में बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सवाल आना चाहिए कि तो भारत में जो पहला ग्लास ब्रिज था वो कहाँ पर बनाया गया है। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो बन रहा है भारत का पूर्वोत्तर भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है ये बन रहा है बिहार में। ठीक है, भारत का दूसरा है, पूर्वोत्तर भारत का पहला है। ठीक है, तो देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार में बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी इसका इनाग्रेशन भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के जो नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज को बनाया गया है। राजगीर का नेचर सफारी ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दोस्तों इसकी खासियत क्या है, देखो दोस्तों, ये 200 फीट ऊंचा है, 200 फीट ये ऊंचा है, 85 फीट ये लंबा है, 85 फीट लंबा है और ये 6 फीट चौड़ा है। और एक बार में इसमें 40 पर्यटक जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि चीन का जो हांगझोउ प्रोविंस है, हांगझोउ प्रोविंस, वहाँ पर भी किसी प्रकार का ग्लास ब्रिज बनाया गया था, तो उसी की तर्ज पर इसे बनाया गया है। चीन के हांगझोउ प्रोविंस की तर्ज पर ये जो बनाया गया है इसे, और ये भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया था भारत में, ये लक्ष्मण झूला है जो कि ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश कहाँ पर है दोस्तों? ऋषिकेश है उत्तराखंड में। ठीक है, तो पहला ग्लास ब्रिज जो था ये 2018 में बना था, इसको भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को किसने संबोधित किया है? 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रश्न क्या पूछा गया है। देखो दोस्तों, ये हो रहा है 5वीं वार्षिक, यानी कि ये 5वें क्रम में होगा। ग्लोबल माने वैश्विक, टेक्नोलॉजी समिट यानी कि पूरी दुनिया के स्तर की ये तकनीकी समिति है, बैठक होने जा रही है। इसको संबोधित किया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी के ने। एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसको संबोधित किया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण 2020 में आयोजित होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है 6ठा संस्करण होगा। ये जरूर आप याद रखना और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये बता दें कि IISF इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका जो आयोजन है ये 22 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में किया जा रहा है। वर्चुअली इसका आयोजन होगा और इसका शुभारंभ करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और समापन करेंगे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू इसका जो है समापन करेंगे। और दोस्तों इसकी जो थीम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थीम है आत्मनिर्भर भारत तथा विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण हेतु विज्ञान इस वर्ष की थीम है। ONGC ने किस राज्य में, देखो ये जो PDF है इसमें मैं आपको हर बात बिल्कुल लिख दूंगा तो आप आसानी से उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो PDF डाउनलोड कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ONGC ने किस राज्य में 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है? दोस्तों इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। ONGC ने पश्चिम बंगाल में 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है। और दोस्तों ONGC की बात चल रही है तो आपको बता दें कि ONGC देश का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है। देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% इसका योगदान है। हाइड्रोकार्बन में 72% योगदान करता है। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता मिली है? हॉकर संस्कृति, दोस्तों हॉकर संस्कृति क्या है? देखो स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले और ग्रुप में भोजन करने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा एक अलग प्रकार की लाइफ स्टाइल विकसित की गई है। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो अब इसे यूनेस्को ने अपनी मान्यता भी दे दी है। तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में सिंगापुर की जो हॉकर संस्कृति है, जो कि वहाँ के स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले, जो गलियों में खाना बिकता है उसको तैयार करने वाले और लोगों तक सामुदायिक रूप से खाना पहुँचाने और सामुदायिक रूप से भोजन करने वालों की वजह से विकसित हुई है ये हॉकर संस्कृति। इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। दुनिया का सबसे पुराना आर्किड खोजा गया है और इसको क्या नाम दिया गया है? वैसे दोस्तों जो आर्किड के पुष्प होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये जो पुष्प खोजा गया
ये इतना खूबसूरत नहीं है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। बाकी के जो ऑर्किड होते हैं इसको देखते ही आपका दिल खुश हो जाता है। फिलहाल दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका जवाब है गैस्ट्रोडिया एग्नेकेलस। ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना ऑर्किड है, गैस्ट्रोडिया एग्नेकेलस। ये याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 156 पौधों में से एक और कवक वैज्ञानिकों द्वारा नामित 2020 और दुनिया भर के उनके सहयोगियों ने 2020 में दुनिया में सबसे खराब ऑर्किड का ताज भी से पहनाया है। यानी कि सबसे पुराना और सबसे खराब ऑर्किड यही है, गैस्ट्रोडिया एग्नेकेलस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E20 ईंधन अपनाए जाने पर जन प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया है। अब दोस्तों जो E20 ईंधन है इसमें आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत इसमें एथेनॉल होता है। दोस्तों ये जो E20 ईंधन बनेगा इसमें देखो, अगर 20 होगा इसका मतलब इसमें 20% एथेनॉल होगा और बाकी जो 80% होगा वो गैसोलीन होगा। ठीक है, और इसकी एक वैरायटी और आएगी, वो होगी E25। इसमें जो एथेनॉल होगा वो 25% होगा और गैसोलीन जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 75%। तो इसका सही जवाब है E20 जो ईंधन होगा इसमें एथेनॉल की मात्रा 20% होगी और इसे इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि जो हमें बाहर से तेल वगैरह मंगाना पड़ता है वो कम मंगाना पड़े, यानी कि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के उत्सर्जन होते हैं वाहनों से उसमें कमी लाई जा सके। तो इसके लिए इसको अपनाया जा रहा है। और याद रखना कि E20 में अगर E20 है तो उसमें जो एथेनॉल होगा 20% होगा, अगर E25 है तो एथेनॉल उसमें 25% होगा। रिपोर्टिंग इंडिया एक किताब आई है, इसके लेखक कौन है? जिन लोगों ने कल सुपर टेट के लिए जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, 69 शिक्षक भर्ती में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे तो उनको मैंने बिल्कुल अपडेट कर दिया था 2019 और 2020 के आंकड़े से। तो उसमें आपने देखा होगा कि किताबों से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। तो रिपोर्टिंग इंडिया के नामक जो किताब आई है इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। प्रेम प्रकाश कौन है? तो दोस्तों प्रेम प्रकाश एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि एनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने लिखी है किताब, एनी आपने कई बार देखा होगा, ANI। तो रिपोर्टिंग इंडिया किताब लिखी गई है प्रेम प्रकाश के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वीडन की आइकिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना दूसरा स्टोर खोला है? दोस्तों ये जो आइकिया कंपनी है ना, ये फर्नीचर बनाती है, घरेलू फर्नीचर बनाती है और ये जो इनकी दुकानें होती हैं मामूली नहीं होती हैं। पहली दुकान 2018 में खोली गई थी और ये हैदराबाद में खुली थी। हैदराबाद में लगभग आधे किलोमीटर लंबी थी ये दुकान। अब जो दूसरी दुकान है, इनका जो दूसरा स्टोर है वो नवी मुंबई में खोला गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है? दोस्तों ये जो रेल पुल बना है इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज़्यादा है और यूँ कहें तो कुतुब मीनार से तो ऊंचा है ही है। तो ये जो है बनाया गया है कहाँ पर? चेनाब नदी पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, चेनाब नदी पर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये कितना ऊंचा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई ये कितनी है? 1315 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 300 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। अब आप खुद ही बताओ कि कुतुब मीनार और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोनों की ऊंचाई कितनी है? तो ये दोनों से कई गुना ऊंचा है। और ये जो पुल है दोस्तों ये पक्कल से कौरी गांव को जोड़ेगा, पक्कल से कौरी गांव। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट MCQs। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप @study with ज्ञान प्रकाश लिखकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया करें कम से कम, और इसे शेयर भी जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।